गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो हमारे इस चैप्टर का नाम है वो है राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। अभी तक हमने चैप्टर फर्स्ट हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि लगभग 1200 ईस्वी पूर्व तक हड़प्पा संस्कृति का पतन हो गया। इसके पश्चात 1200 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक, ये तो लगभग 600-700 वर्ष बनते हैं, लगभग 1000 वर्ष तक कोई भी बड़ी नगरीय सभ्यता के अवशेष जो हमारे भारत में उपलब्ध नहीं है। इस दौरान जैसा कि मैंने आपके साथ चर्चा की थी पिछले जो इसकी समरी वाला चैप्टर था इसमें, कि इसके दौरान क्या हुआ कि उत्तर भारत में कुछ कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई और दक्षिण भारत में कुछ चरवाहा की बस्तियां जो अस्तित्व में आई, लेकिन कोई नगरों की स्थापना इस काल में नहीं हुई। इसके पश्चात 600 ईस्वी पूर्व में ऋग्वेद की रचना हुई और इस काल के आते आते तक आर्य लोग जो थे वो भी भारत में आ गए थे। तो आर्यों के आने से ये ऋग्वेद की रचना ये जो संस्कृत भाषा में थी, तो ये इसको हम वैदिक काल भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो ऋग्वेद की रचना हुई और इसके बाद 3 और वेदों की रचना हुई। तो इसको जो पहले वाला है, जो दूसरे वाला, इसको पहले वाले काल को बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, और जो जिसमें बाकी 3 वेदों की रचना हुई उसको बोलते हैं हम उत्तर वैदिक काल। तो इस अवस्था में क्या हुआ कि 6ठी शताब्दी के बाद धीरे धीरे कुछ जो है वो नगर और जो राज्य जो अस्तित्व में आए, मतलब पहले जो आए वो जनपद आए। जनपद मतलब जन क्या होते हैं मनुष्य और पद उनके पांव, तो मतलब जहां वो पांव ठहरे जो बस्तियां बनी वो कहलाई जनपद। आजकल भी जो उत्तर प्रदेश है हमारा, उसमें जो जिला होता है उसको जनपद ही कहते हैं। तो ये जब बस्तियां और ये जो राज्य थे ये जब और अधिक बड़े हुए तो ये कहलाए महाजनपद। तो लगभग 500 ईस्वी करीब, 600 ईस्वी और 500 ईस्वी के करीब हमारे उत्तर भारत में लगभग 16 महाजनपद जो है वो अस्तित्व में आ चुके थे। ये जो महान जनपद थे इसमें कुछ एक जो जनपद थे वो काफी बड़े थे, जैसे मगध हो गया आपका, और कौशल हो गया, वत्स्य हो गया, अवंती हो गया, और कुछ जो जनपद थे वो छोटे थे। और ये जो जनपद थे ये भी 2 प्रकार के थे, एक में जो राजतांत्रिक सत्ता थी और दूसरे में थी गणतांत्रिक। राजतांत्रिक सत्ता मतलब कि यहाँ पे जो एक राजा होता था वो निरंकुश शासन करता था, और जो गणतांत्रिक व्यवस्था होती है उसमें जो लोग होते हैं वही चुन के आपस में राजा बनाते हैं। तो मैं आपके साथ बात कर रहा था कि ये जो 16 महाजनपद जो है वो अस्तित्व में आए, इनमें जो मुख्य थे वो 16 अंग, मगध, वाणिज्य, मल्य, काशी, कौशल, वत्स, चेदी, कुरु, पांचाल, शूरसेन, मत्स्य, अवंती, अश्मक, गांधार और कंबोज। ये जो महाजनपद थे इसकी जो राजधानियां थी वो आपने ये याद रखनी है, क्योंकि पेपर में आपके जो प्लस 2 का पेपर होता है इसमें एक आध जनपद की राजधानी जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उसमें एक आध राजधानी को पूछा जाता है। जैसे मगध की बात करें तो इसकी राजधानी जब पहले 2 शासक थे बिंबिसार और अजातशत्रु तो राजगाह थी, बाद में उन्होंने चेंज करके इसको बना लिया आपका पाटलिपुत्र। उसी तरह से जो काशी था हमारा महाजनपद, उसकी राजधानी वाराणसी थी। तो अन्य भी जो आप इसमें ये देख सकते हैं, जैसे एक गांधार है हमारा जनपद, इसकी जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। और तक्षशिला किस बात के लिए मशहूर थी कि यहाँ पे उस समय का विश्वविद्यालय था
और दूर दूर से लोग जो पढ़ने आते थे। और गंधार जो आपका है वो अब अफगानिस्तान में है, जिसे हम कंधार भी बोलते हैं। तो आगे बात उठती है जो ये महाजनपद बने, इनके अभिलक्षण क्या थे। मैंने आपको पहले बताया कि एक में राजतांत्रिक सत्ता थी और दूसरे में थी आपकी गणतांत्रिक। जो जनतांत्रिक थी, जो राजशाही थी, उसमें जो राजा होता था उसके मुंह से जो निकला हुआ शब्द होता वही कानून होता था। वो भव्य महलों में रहता था और काफी शान शौकत के साथ रहता था, और उसकी सहायता के लिए क्या होते थे, मंत्री वगैरह होते थे। और ये जो राजा लोग थे ये राजसू यज्ञ करते थे, अश्वमेघ यज्ञ या वाजपेयी यज्ञ इत्यादि करते रहते थे। और इस जो प्रणाली में क्या होता था कि राजा के बाद उसका पुत्र जो था वही राजा बनता था। ऐसा माना जाता था कि राजा का जो मुख्य कर्तव्य है वो तो अपने एक राज्य की रक्षा करना है, और दूसरा क्या है, अपने जो प्रजा है उनको न्याय प्रदान करना भी एक राजा का कर्तव्य है। तो जो आय थी उसके लिए क्या होता था, भू राजस्व जो था वही आय का मुख्य स्रोत था। और फसल का एक बड़ा छठा भाग जो एक भू राजस्व के रूप में इकट्ठा किया जाता था। बाकी इस जो प्रणाली में पुरोहितों का जो दर्जा था वो भी काफी ऊंचा था, और उसके पश्चात जो मंत्री और अधिकारी गण थे वो भी काफी शान शौक थे, और या आप कह सकते हैं कि भव्य जीवन जीते थे। और जो आम जनता थी उसका जो जीवन था वो इतना अच्छा नहीं था। लेकिन जो गणतांत्रिक व्यवस्था थी उसमें ऐसा होता था कि जो राज्य के लोग थे वही अपने में से किसी राजा को चुन ले, किसी एक कुछ राजा चुन लेते थे। तो इस व्यवस्था में जो राजा बनता था उसके इतने अधिकार नहीं होते थे। और ये राजा का जो पैदा, जैसा कि उसमें राजतांत्रिक में आनुवांशिक होता था, तो इसमें वो आनुवांशिक नहीं था कि राजा के मृत्यु के बाद ऐसा नहीं है जरूरी कि उसका पुत्र ही जो है वो क्या राजा बने, या कुछ ऐसी बात उसमें नहीं थी। तो इसके बाद जो ये हमारा गणतांत्रिक व्यवस्था थी, इसमें क्या होता था कि राजा की हेल्प के लिए एक संस्था होती थी, बनी हुई सभा बनी होती थी, जिसे बोलते थे, जिसमें अन्य मंत्री परिषद वगैरह होती थी। और इसकी जो शक्ति होती थी राजा की, वो जो सारी वो इस पे डिपेंड करती थी, और इसको बोलते थे संथागार। ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं मगध के बारे में जी। तो मगध जो था वो 5वीं शताब्दी में जो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे शक्तिशाली जो था वो महाजन जनपद बन के उभरा। ठीक है। तो इसके जो कारण थे, इसके महाजनपद इसके स्ट्रॉन्ग रूप से, मतलब शक्तिशाली रूप से उभर के सामने आने की, उसकी बात चर्चा बाद में करते हैं। कि इसके पहले शासकों की बात कर लेते हैं कि जो इसका बड़ा मशहूर शासक रहा वो रहा बिंबिसार। जो बिंबिसार था उसने 544 ईस्वी पूर्व से लेके 499 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। वो काफी शक्तिशाली शासक था। तो वो उसका वंश जो था वो हर्क वंश था। और इसमें क्या किया, इसने अपनी जो स्थिति सुदृढ़ करने के लिए एक वैवाहिक संबंध बनाए, जिसमें उसने जो हमारे कौशल नरेश थे प्रसन्नजीत, उसकी जो बहन थी कौशला देवी, उसके साथ शादी की। तो उसकी शादी से उसको क्या हुआ, काशी प्राप्त हुआ, दहेज में मिला। उसके बाद उसने लक्ष्मी वंश की कन्या से शादी की, और उसके बाद पंजाब के जो राजा थे उनकी लड़की के साथ भी शादी की। तो इससे क्या हुआ कि मगध की स्थिति जो काफी स्ट्रॉन्ग हो गई, और उसने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। और वो एक कुशल और अनुभवी राजा था, और उसने जो उसका राज्य प्रबंध था और शासन जो था वो काफी कुशल था। उसके समय में क्या था, ये व्यापार वगैरह में मगध ने काफी उन्नति की। और उस समय की राजधानी कौन थी राजगढ़। उसकी मृत्यु के पश्चात जो उसका पुत्र था अजातशत्रु, वो बना मगध का शासक। तो जब अजातशत्रु बना तो सबसे पहली घटना उसको ये आई कि प्रसन्नजीत, जो कि जिसकी की बेटी कौशला देवी की शादी उसके पिता के साथ हुई थी, उसने क्या किया, अपना काशी वापस ले लिया। क्योंकि उसको लगता था कि जो बिंबिसार और कौशला देवी
बिंबिसार की मृत्यु के बाद कुछ दिनों बाद कौशला देवी की भी मृत्यु हो गई थी। तो उनको उसको लगता था प्रसन्नजीत को कि जो कौशला देवी और प्रसन्न जो बिंबिसार है उसकी हत्या में कहीं ना कहीं अजातशत्रु का हाथ है। तो सबसे पहले अजातशत्रु ने उसके साथ युद्ध किया, उसको हराया, ठीक है, और उससे जो काशी था वो कंटिन्यू कर लिया अपने, क्योंकि काशी से लगभग 1 लाख रुपए का राजस्व हर वर्ष मगध को आता था। तो वो किसी भी हालत में जो उसको छोड़ना नहीं चाहते थे, ठीक है। उसके बाद क्या किया, अजातशत्रु ने लक्ष्मियों जो भी काफी स्ट्रॉन्ग जाति थी क्या दमन किया, उनके साथ उसने युद्ध किया। उनको जब हराया उसने तो उसकी जो मान प्रतिष्ठा वगैरह थी वो काफी दूर दूर तक फैल गई। और इसके पश्चात जब चंड प्रद्योग जो महासेन था उसने जब मगध पे आक्रमण किया तो उसको भी उसने हराया। तो इससे क्या हुआ कि अजातशत्रु जो वो काफी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग शासक के रूप में सामने आया। उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे वो तो कोई खास इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं पाए। और उसके बाद जो वो शिशु नागवंश ने कुछ साल तक मगध पे शासन किया। और जो मेन जो बात आई मगध पे शासन करने वाली उसका अगला वंश जो है वो था नंदवंश। नंदवंश की स्थापना जो थी वो महापद्मनंद ने की थी। तो उसके विशाल सेना के कारण, उसकी जो सैनिक शक्ति के कारण उसको उग्रसेन भी कहा जाता है। और इसने की थी नंदवंश की स्थापना 364 ईस्वी पूर्व। तो उसके पश्चात जो इस नंदवंश का अंतिम शासक था वो था धनानंद, और उसको हराया था आप जैसे जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किसके सहयोग से हराया था, विष्णुगुप्त जो उसके मंत्री थे जिसको हम चाणक्य नाम से भी जानते हैं, उनकी मदद से हराया था। और इसके पश्चात जो मगध पर मौर्य वंश का शासन हुआ। तो एक बात जो मेन यहाँ पे उभर के आती है कि मगध बाकी इतने महान जनपद थे तो मगध ही क्यों इतना ज्यादा मशहूर हुआ। मैक्सिमम कहानी है जो मगध पे ही है, इतिहास जो मगध का ही है, यहाँ से बड़े बड़े राजा हुए हैं मगध से। तो कारण क्या था, एक तो जो मगध था उसकी जो भौगोलिक स्थिति थी वो बड़ी अच्छी थी। उसको दो तरफ से तो जो उसकी राजधानी वगैरह थी वो दो तरफ से, तो एक साइड से गंगा नदी थी, दूसरी साइड से सोन नदी थी, और पीछे पहाड़ी क्षेत्र था। तो कहने का मतलब वो भौगोलिक रूप से प्राकृतिक रूप से ही सुरक्षित था, मतलब उसको ज्यादा हमले का खतरा नहीं था। उसकी जो वो था क्षेत्र था वो सुरक्षित था। दूसरा ये क्या था कि उसके जो राज्य था उसमें लोहे की खानें बहुत थी। तो लोहे की उपयोग अगर शस्त्र बनाने में अन्य कार्य में हो जाता था। तो इस वजह से भी जो मगध की सेना थी वो काफी स्ट्रांग थी। और क्या बात थी कि उसमें जो सेना होती थी उसमें हाथी जो था वो मेन माना जाता था। युद्ध में हाथी बड़े काम आते थे। तो जो हाथी थे वो नजदीकी ये जो आपके मगध के जंगलों में हाथी भी पाए जाते थे, तो उनका उपयोग वो सेना में कर लेते थे। और ये बात एक और बात है कि जो ये गंगा नदी और सोन नदी थी, इस वजह से क्या होता था, ये उपजाऊ मिट्टी लाती थी और सिंचाई की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो फसलें भी भरपूर होती थी। तो इस वजह से अन्न धन की किसी चीज की भी उस मगध में कोई कमी नहीं थी। इस वजह से भी मगध जो था वो काफी एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। और ये जो नदियां थी उनमें यातायात करना भी आसान था, और एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान भेजना या कोई व्यापार करना तो वो भी काफी अच्छा था। इस वजह से क्या था, ये मगध जो था वो बाकी महाजनपद की अपेक्षा जो है वो काफी शक्तिशाली रूप में उभरा। तो आज तो यहीं तक करते हैं, फिर अगला हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। रहे नोट्स तो मैं आपको बन गए हुए हैं, वो तो मैं उपलब्ध करवा ही दूंगा। और बाकी ये है कि आपने काम भेजना भी है, वही नहीं है जो अब 26 बच्चों में से 10-12 बच्चों ने वो किया हुआ ठेका लिया होगी वही भेजेंगे।
बाकी 700-800 ये हैं जिन्होंने आज तक वापिस कोई मैसेज ही नहीं किया। तो ये अपेक्षा की जाती है कि सभी जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे, और जितना आप रिस्पॉन्ड करेंगे और जितना अच्छे तरीके से चलाएंगे उतना ही आपको फायदा होगा। टिल देन, थैंक यू।